नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि। आज आपसे भारत में गाय काटने के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसको आप सभी लोग बूचड़ खाने और कत्ल खानों के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं। इस देश में मुगल सीधा गाय का कत्ल करते थे और कई बार हमारे राजाओं ने मुगलों के साथ इसी बात पर युद्ध भी किया करते थे। जैसे शिवाजी ने गौ माता को बचाने के लिए एक मुगल राजा की बाजू काट दी थी, लेकिन उन्होंने कोई कत्ल खाना नहीं खोलने दिया था। पर जब अंग्रेज आए तो बहुत सारे कत्ल खाने खुल गए। कैसे? तो आइए जानते हैं विस्तार से। अंग्रेजों की सरकार ने भारत में 250 साल के शासन में 350 कत्लखाने खोले थे। सबसे पहला कत्लखाना उन्होंने कलकत्ता में खोला था। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज था 1757 में, जब उसने कलकत्ता को जीत लिया, तथाकथित रूप से जीत लिया। युद्ध के मैदान में नहीं, चालाकी के साथ। वो कहानी आप सब जानते हैं। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का राजा था और रॉबर्ट क्लाइव को लंदन से भेजा गया था कि सिराजुद्दौला को पराजित करना है और बंगाल में अपने राज्य की स्थापना करनी है, अंग्रेजी राज्य की। अब मुश्किल ये थी कि सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे, रॉबर्ट क्लाइव के पास मुश्किल से 300 सैनिक थे। 300 सैनिक 18,000 का मुकाबला नहीं कर सकते, ये रॉबर्ट क्लाइव जानता था। तो उसने क्या किया, सिराजुद्दौला के सेना में अपने कुछ एजेंट भेज दिए और उनसे कहा कि तुम पता करो कि कौन सिराजुद्दौला के सेना में गद्दार है जो भारत से विद्रोह कर सकता है। रॉबर्ट क्लाइव के एजेंटों ने पूरी आर्मी में घूम घूम कर पता कर लिया कि सिराजुद्दौला के सेनापति ही हैं जो गद्दारी करने को तैयार हैं। अब किसी राजा का सेनापति जब राजा से और राज्य से गद्दारी करने को तैयार हो तो खतरनाक होता है। मीर जाफर नाम का एक सेनापति हुआ करता था सिराजुद्दौला का। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव से एक समझौता कर लिया। समझौता ये कि हम युद्ध करेंगे लेकिन नकली, असली युद्ध नहीं लड़ेंगे। सिराजुद्दौला को लगेगा कि ये असली युद्ध हो रहा है, लेकिन हम नकली युद्ध कर लड़ेंगे। और युद्ध शुरू होने 10 मिनट के बाद में मैं यानी मीर जाफर अपने सैनिकों के साथ रॉबर्ट क्लाइव के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। रॉबर्ट क्लाइव जीतने की घोषणा कर देगा। बाद में हम दोनों मिलकर सिराजुद्दौला को मिलकर मार डालेंगे और समझौते के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया जाएगा। तो प्लासी के मैदान में जो हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि बड़ा भारी युद्ध हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, वहाँ नकली युद्ध हुआ। 20 मिनट में फैसला हो गया। भारत की ओर से लड़ने वाले सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति अंग्रेजों से जाकर मिल गया और 20 मिनट में अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि हम युद्ध जीत गए। और बाद में जो सारे सैनिक जो भारत के थे वो अंग्रेजों से मिल गए। उन्होंने जाकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया। बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की भी हत्या कर दी और मीर कासिम को राजा बना दिया। बाद में मीर कासिम की भी हत्या कर दी और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का राजा बना दिया। बंगाल का राजा बनने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले कत्लखाना शुरू किया और उस कत्लखाने में रोज लगभग 30 से 35 हज़ार गाय काटी जाती थी। अब तो कत्लखाने का साइज कितना बड़ा रहा होगा आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उस ज़माने में मशीन से नहीं काटी जाती थी गाय, उस ज़माने में हाथ से काटी जाती थी। तो आप कल्पना करिए, एक कसाई एक दिन में 10 घंटे काम करे तो 3 से 4 ज़्यादा गाय नहीं काट सकता। इसको माने 32,000 गायों को काटने के लिए कितने कसाई रहे होंगे। अंग्रेज़ों ने उन सबको नौकरी पे रखा था और अंग्रेज़ों को गाय का मांस खाना है, इसलिए वो कत्लखाना शुरू किया गया था और उस कत्लखाने में गाय का मांस उत्पन्न होकर अंग्रेज़ों के सैनिकों को उपलब्ध कराया जाता था। बंगाल में, कलकत्ता में उस समय अंग्रेजों के लगभग 50,000 सैनिकों की सेना के प्रमुख अधिकारी रहते थे। पूरे भारत में अंग्रेजों की कुल आर्मी 50,000 भी थी। उनके पास अधिकारी सब कलकत्ता में रहते थे, क्योंकि कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी थी। तो इन सब प्रमुख अधिकारियों को गाय का मांस चाहिए और उनके साथ जो सेना रहती थी उनको भी गाय का मांस चाहिए। इसके लिए ये पहला कत्लखाना खोला गया था। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज़ों की सेना हर स्थान के सैनिकों को गाय की मांस की ज़रूरत होने लगी। तो अंग्रेज़ों की जहाँ जहाँ भी सेना थी वहीं पर कत्लखाने खुलवा दिए गए। अगर आप भारत के कत्लखानों का इतिहास ध्यान से समझे तो जहाँ जहाँ भी मिलिट्री कंटोनमेंट है वहाँ सब जगह कत्लखाने हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी भाग में अगर सबसे बड़ा मिलिट्री कैंट है कलकत्ता में, तो सबसे बड़ा कत्लखाना है कलकत्ता में। उसके बाद पूर्वी भारत में ही सबसे बड़ा कैंट है बैरकपुर में, तो दूसरा सबसे बड़ा कत्लखाना है बैरकपुर में। पटना में ऐसे ही अगर उत्तर भारत में जाएं तो बहुत बड़ा मिलिट्री कैंट है मेरठ में, तो सबसे बड़ा कत्लखाना है मेरठ में। ऐसे ही अगर और थोड़ा आगे जाएं तो सबसे बड़ा कैंट है रुड़की में, हरिद्वार के पास कलकत्ता कत्लखाना है रुड़की में। अंग्रेजों ने जहां भी अपनी आर्मी को रखा उन एरिया को मिलिट्री कंटोनमेंट के नाम से घोषित किया और हर उस जगह एक कत्लखाना होना कंपलसरी कर दिया। फिर 1949 में जब आज़ाद हुआ भारत देश, तो आज़ादी के 5 साल बाद 1952 में पहली बार संसद में ये बात उठी कि गौरक्षा होनी चाहिए। गाय के सभी कत्लखाने जो भारत में अंग्रेजों ने शुरू किए थे बंद होने चाहिए और यही गांधी जी की आत्मा को यही श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि ये
उनके आज़ाद भारत के सपनों में से पहले नंबर पर था। तो गांधी के परम शिष्य नेहरू खड़ा हुए और बोले, चलो ठीक है, अगर गौ रक्षा का कानून बनना चाहिए तो इस पर संसद में प्रस्ताव आना चाहिए। तो संसद में एक सांसद हुआ करते थे महावीर त्यागी, वो आर्य समाजी थे और सोनीपत से अकेले चुनाव लड़ा करते थे। सबसे पहले चुनाव 1952 में हुआ और वो बहुत भयंकर वोटों से जीत कर आए थे। तो महावीर त्यागी ने कहा कि ठीक है, अपने नाम से प्रस्ताव लाता हूँ। तो प्रस्ताव आया, उस पर बहस हुई, बहस के बाद तय किया गया कि वोट किया जाए इस पर। तो वोट करने का दिन आया, तब पंडित नेहरू ने एक बयान दिया जो लोकसभा के रिकॉर्ड में है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेहरू ने कहा, अगर ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दूंगा। मतलब गौ रक्षा अगर हो गई इस देश में तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। प्रमाण क्या हुआ, जो कांग्रेसी नेता संसद में गौ रक्षा के लिए वोट डालने को तैयार हुए थे, नेहरू का ये विवाद सुनते ही सब पलट गए। तो उस जमाने में क्या होता था कि नेहरू जी अगर पद छोड़ दें तो क्या होगा, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल का तो स्वर्गवास हो चुका था। तो कांग्रेसी नेताओं में चिंता रहती थी कि अगर नेहरू जी भी चलेंगे फिर पार्टी का क्या होगा, पता नहीं अगली बार जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और उस समय ऐसी बात चलती थी, नेहरू इज इंडिया, इंडिया इज नेहरू। और ये कांग्रेसियों की आदत है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो बाकी कांग्रेसी पलट गए और संसद में हंगामा कर दिया और गौ रक्षा के कानून पर वोट नहीं हुआ। और अगले दिन महावीर त्यागी को सबने मजबूर कर दिया और उनको प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। महावीर त्यागी ने प्रस्ताव वापस लेते समय भाषण किया और बहुत ही जबरदस्त भाषण किया। उन्होंने कहा, पंडित नेहरू, मैं तुमको याद दिलाता हूँ कि आप गांधी के परम शिष्य हैं और गांधी जी ने कहा था भारत आजाद होने के बाद जब पहली सरकार बनेगी तो पहला कानून गौ रक्षा का बनेगा। अब आप ही इससे हट रहे हैं तो हम कैसे माने कि आप गांधी जी के परम शिष्य हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आपको आपके पुराने भाषणों की याद दिलाता हूं जो आपने कई बार अलग अलग जगह पर दिए हैं और सब में एक ही बात कही है कि मुझे कत्लखानों से घिन आते हैं। इन सब को तो 1 मिनट में बंद करना चाहिए। मेरी आत्मा घबराती है, ये आपने कितनी बार कहा, लेकिन जब कानून बनाने का समय आया तब आप ही अपनी बात से पलट रहे हैं। नेहरू ने इन सब बातों को जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठे रहे और बात आई गई हो गई। फिर एक दिन 1956 में नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी, वो भी संसद के रिकॉर्ड में है। अब नेहरू का कौन सा स्वरूप सही था और कौन सा गलत, ये तय करने का समय आ गया है। जब वे गांधी जी के साथ मंच पर होते थे तब भाषण करते थे कि कत्लखानों के आगे से गुजरता हूं तो घिन आती है, आत्मा चीखती है, ये सभी कत्लखाने जल्दी बंद होने चाहिए। और जब वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते हैं कि गाय का कत्ल बंद मत करो क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। उस पत्र का अंतिम वाक्य बहुत खतरनाक था। उसमें नेहरू लिख रहा है, मान लो हमने गाय हत्या बंद करवा दी और गौ रक्षा होने लगी तो सारी दुनिया हम पर हंसेगी कि हम भारत को 18वीं सदी में ले जा रहे हैं। अर्थात नेहरू को ये लगता था कि गाय का कत्ल होने से देश 21वीं शताब्दी में जा रहा है और गौ रक्षा होने से 18वीं शताब्दी की ओर जाएगा। एक पत्रकार भाई को ये पत्र पढ़कर बहुत दुखी हुआ और उस पत्रकार भाई के बहुत अच्छे मित्र थे जिनका नाम था रवि राय, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। उनकी मदद से ये पत्र मिला संसद की लाइब्रेरी में से और उसकी फोटोकॉपी रख ली। तो पत्रकार ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर नेहरू जी के जीवन की ऐसे कौन से बात थी जो वो गौ हत्या को चालू रखना चाहते थे। क्योंकि पत्र में नेहरू लिखता है कि विदेशी मुद्रा मिलती है, तो क्या विदेशी मुद्रा एक ही प्रश्न था या इससे भी कुछ आगे था। तो पत्रकार जी का कहना है कि मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि ये गलत भी हो सकता है। वो कहते हैं कि इंसान अपनी पब्लिक लाइफ में जो करता है उसकी जड़ें उसकी प्राइवेट लाइफ में ज़रूर होती है। वो भारत का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, देश के किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हो या आम आदमी हो या कोई किसान, कोई भी व्यक्ति हो, अपनी लाइफ में जो करते हैं उसकी जड़ें उसकी प्राइवेट लाइफ में ज़रूर होती हैं। मतलब नेहरू की प्राइवेट लाइफ में क्या था जो वो गाय की हत्या के लिए इतने परेशान थे। और इसके लिए पत्रकार ने बहुत प्रयास किया और नेहरू जी के निजी जीवन के प्राइवेट लाइफ के बहुत दस्तावेज इकट्ठे किए। कम से कम 500 से ज़्यादा उनके पास थे। तो पता चला नेहरू खुद गाय का मांस खाता था। पत्रकार कहते हैं, इससे पहले मुझे इतना मालूम था कि नेहरू जी शराब पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं और चैन स्मोकर हैं, दिन में 60 से 70 सिगरेट पी जाते हैं। और भी बहुत कुछ मालूम था उनके चरित्र के बारे में, पर यह पहली बार पता चला कि वो गाय का मांस भी खाते हैं। और उनके लिए गाय मांस के भोजन को बनाकर तैयार करके उनको लंच के रूप में भेजने का काम दिल्ली का वही होटल करता था जहां अमेरिका का प्रधानमंत्री जॉर्ज बुश अंतिम बार 2006 में आया था और वहां रुका था।
और नेहरू का एक दिन का खर्चा उस जमाने में 13,000 रुपये होता था, जिस पर भारत के एक समाजवादी नेता ने बड़ी कड़क टिप्पणी की थी, राम मनोहर लोहिया ने। उन्होंने संसद में एक दिन बहुत जोरदार भाषण दिया था कि नेहरू, तुम्हारा एक समय के भोजन का खर्च 13,000 रुपये है और भारत के 14 करोड़ लोगों को खाने के लिए 2 समय की रोटी नहीं है, तुमको शर्म नहीं आती है। उस समय के ज़माने में लोहिया जी एक व्यक्ति थे जो नेहरू जी को इस तरह से बोल पाते थे, बाकी सब नेहरू के आगे पीछे ही घूमते थे। जब यह दस्तावेज मिल गए तो ये बात समझ आती है कि नेहरू के मन में गाय के लिए प्रेम सिर्फ दिखावा था, गांधी जी को खुश करने के लिए था और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए था। एक बार प्रधानमंत्री बन, अब तो कोई कष्ट नहीं है, को रोकने वाला नहीं तो कोई टोकने वाला, और सरदार पटेल की मृत्यु के बाद तो कोई नहीं। और पत्रकार कहते हैं कि ये जो जितनी बातें मैंने आपको नेहरू के बारे में कही हैं, सब की सब लोकसभा के रिकॉर्ड में हैं, और कभी इतिहास लिखा जाए तो ये सब का सब सामने आ जाए और पूरे देश को नेहरू का काला चिट्ठा पता चल जाए। अब आगे की बात करें, नेहरू के बाद से आज तक गाय हत्या रोकने का बिल पास क्यों नहीं हुआ। दस्तावेज बताते हैं इसके बाद के 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने पूरी ईमानदारी से गौ हत्या रोकने का कानून लाने की कोशिश की। उनमें से एक का नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे श्री मोरारी जी देसाई। श्री मुरारजी भाई ये कानून पास करवा पाते कि उनकी सरकार गिर गई, या दूसरे शब्दों में कहें कि सरकार गिरा दी गई, क्योंकि वही एक मात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बहुत हिम्मत वाला काम किया था। अमेरिका की कंपनी कोको कोला को 3 दिन का नोटिस दिया और भारत से भगा दिया। और ऐसा नोटिस केवल कोको कोला को नहीं बल्कि एक और बड़ी विदेशी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी दिया। और ऐसा करते करते काफ़ी विदेशी कंपनियों को नोटिस जारी किया कि जल्दी से जल्दी तुम भारत छोड़ दो। इसके अलावा उन्होंने एक और बढ़िया काम किया था, गुजरात में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, और वो आज तक है, वो बात अलग है। ब्लैक में कहीं शराब मिल जाती है पर कानूनी रूप से प्रतिबंध है। और उन्होंने कहा था ऐसा मैं पूरा भारत में करूंगा और जल्दी से गौ रक्षा का कानून भी लाऊंगा और गौ हत्या करने वाले को कम से कम फांसी की सजा होगी। तो देश में शराब बेचने वाले, गौ हत्या करने वाले और विदेशी कंपनी वाले, ये तीनों लॉबी सरकार के खिलाफ थी। इन तीनों ने मिलकर कोई षड्यंत्र रचा होगा जिससे मुरारजी भाई की सरकार गिर गई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक बार गौ हत्या का कानून बनाना चाहा पर वो ताशगंद गए और फिर कभी जीवित वापस नहीं लौटे। और अंत में 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने गौ हत्या पर सुबह संसद में बिल पेश किया और शाम को वापस ले लिया। क्यों? अटल जी की सरकार को उस समय 2 पार्टियां समर्थन कर रही थी, एक थी तेलुगु देशम और दूसरी तृणमूल कांग्रेस। दोनों ने लोकसभा में कहा अगर गौ हत्या पर कानून पास हुआ तो समर्थन वापस। बाहर मीडिया वालों ने ममता बनर्जी से पूछा कि आप गौ हत्या क्यों बंद होने देना चाहती हैं, क्यों नहीं बंद होने देना चाहती हैं। ममता बनर्जी से बाहर मीडिया वालों ने पूछा कि आप गौ हत्या क्यों नहीं बंद होने देना चाहती। ममता बनर्जी ने कहा गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, कोई कैसे रोक सकता है। तो किसी ने कहा आप तो ब्राह्मण हैं, तो ममता ने कहा हाँ बेशक हूँ। तो अंत वाजपेयी जी को अपनी सरकार बचाना गौ हत्या रोकने से ज़्यादा बड़ा लगा और उन्होंने बिल वापस ले लिया। इसके बाद पत्रकार ने अटल जी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि अटल जी, काश आपने गौ हत्या रोकने के मुद्दे पर अपनी सरकार गिरा ली होती तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगली बार आप पूर्ण बहुमत से जीत कर आते, क्योंकि गौ हत्या को रोकने का मामला इस देश 80 करोड़ लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है और वो आपको दोबारा जितवाते। अगर गौ हत्या रोकने के लिए आपने सरकार गिरा ली होती तो खैर अटल जी शायद उस वक्त इतने दूरदर्शी नहीं थे। फिर 2003 के बाद कांग्रेस आ गई, इससे तो कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। और 2014 में मोदी साहब आए, चुनाव के दौरान गाय को माता माता बोल कर गौ हत्या की बात उठाई, लेकिन गौ हत्या रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि कत्लखाने में मिलने वाली सब्सिडी भी जारी है और उल्टा ब्याज देते हैं। 80% गौ रक्षक फर्जी हैं। अब आपको तय करना है कि हम गौ हत्या रोकने का बिल संसद में कैसे पास कराएंगे। मेरी अगर यह बात आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।